नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियासी एतबार से तो सबसे अहम डेवलपमेंट आज की वो है पाकिस्तान की दाखिली सियासत की, जब अब से चंद घंटे पहले हुकूमत सिंध ने 3 GIT रिपोर्ट्स जो हुकूमत सिंध बहुत देर से पब्लिश नहीं कर पा रही थी, पब्लिक नहीं कर पा रही थी, उन्हें बिल आखिर अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया। रिपोर्ट्स का ताल्लुक सानिया बल्दिया टाउन से है, रिपोर्ट्स का ताल्लुक उज़ैर बलोच से है और रिपोर्ट्स का ताल्लुक निसार मोराई के साथ है, जिन पर कत्ल की एक साजिश का इल्ज़ाम था। इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत दिलचस्प है कि जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने सिंध की हुकूमत को कहा कि अदालत में इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाए, ताहम सिंध हुकूमत ने कहा कि ये सेंसिटिव नेचर की हैं, इन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत के इसरार पे, सिंध हाई कोर्ट के अदालत के इसरार पे चैम्बर्स में ये रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई और जज साहिबान ने उस वक्त ये हुक्म दिया जनवरी 2020 में कि इन रिपोर्ट्स को सिंध हुकूमत को पब्लिश कर देना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का ये हक है कि उन्हें इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में आगाही हो सके। ताहम कुछ वजूहात से जिन्हें हम ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सिंध हुकूमत ने फिर भी इन रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया और PTI के सीनियर रहनुमा जो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब, वो मसलसल इस पर एजिटेट करते रहे, इस हद तक कि उन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटिशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर की हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़। और फिर अब से चंद या दिन पहले, 3 दिन या 4 दिन पहले सिंध हुकूमत ने बड़ा फर्मली ये कहा कि मंडे को वो इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देंगे। ताहम गुज़िश्ता 48 घंटे में पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी, लेकिन प्रिंट मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने और फिर ब्लॉग और सफ़ीर में लोगों ने वीलॉग किए। उन्होंने दावा किया कि जो GIT रिपोर्ट्स अब सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है ये दर हकीकत असल GIT रिपोर्ट्स नहीं हैं और इन GIT रिपोर्ट्स में पीपल्स पार्टी के चंद सीनियर रहनुमा की तरफ जो भी रेफरेंसेस थे उन्हें निकाल दिया गया है। इससे अब पाकिस्तान की सियासत के बारे में हमें क्या पता चलता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे फ़ोन पे नासिर शाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं सिंध के। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट SAPM फॉर पब्लिक अफेयर्स जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे कराची से पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट, मीडिया पर्सन एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब अज़हर अब्बास साहब, और लाहौर से मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जनाब सईद काजी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। लेकिन नासिर शाह साहब से उनका मौक़िफ़ मैं ले लूँ सबसे पहले। नासिर शाह साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रगुज़ार कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो एक नासिर शाह साहब एक तमाम एक तासुर बैठ चुका है गुज़िश्ता 48 घंटे में कि जो GIT रिपोर्ट्स अब हुकूमत सिंध ने पब्लिक की हैं, अपनी वेबसाइट पर इशू की, ये वो हैं ही नहीं जो असल GIT रिपोर्ट्स थी जिनका के मुतालबा हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका फराहम किया। हालांकि मैं इस वक्त बाहर हूँ, ये जो बारिश की वजह से कई कुछ जगहों पे पानी और दीगर चीज़ें थी वो विजिट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अहम इशू है जिस पे आपने मुझे ये मौका दिया। देखें साक साहब, बड़ी अजीब बात है कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और एक तो वजाहत कर दूं कि सिंध गवर्नमेंट का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है कि ये जो GITs हैं इनको रोका जाए और इनको पब्लिश ना किया जाए, पब्लिक ना किया जाए। ये हमारे जाहिर है तो सिंध गवर्नमेंट का ही इदारे, लॉ डिपार्टमेंट या प्रोसिक्यूटर जनरल का जो ऑफिस है, ये उनका था कि इस तरह की जो भी GIT रिपोर्ट्स होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, केसेस होते हैं, कोर्ट में चल रहे होते हैं, फिर उनके ऊपर असरअंदाज या जो भी सिलसिला हो, लेकिन इनको कोर्ट में पेश किया गया था। काबिल एहतराम जस्टिस साहिबान ने ये रिपोर्ट देखी थी और फिर जाहिर है जहाँ पे इनको होना चाहिए वहीं पे थी और अब उसमें सारी चीजें सामने आ गई। अच्छा, फिर देखें, अगर वो अभी रिपोर्ट हुई है, पब्लिश हुई है, तो अब कहा जाता है कि ये वो रिपोर्ट्स हैं नहीं। चलें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शाह साहब, इस वजह से शाह साहब ये शकूक इसलिए बहुत बढ़ गए हैं, मैं तो इस तरह की चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे वीलॉग जो सारा इस वक्त सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है 48 घंटों से, जहाँ लोगों ने 20-20 मिनट के वीलॉग कर दिए हैं, बड़ी तफसीलात देखे कि सिंध हुकूमत रेजिस्टेंट ही इसलिए थी। जब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म भी दे दिया जनवरी 2020 में, फिर भी अली जैदी चले गए कंटेम्प्ट पे, आपने इशू नहीं की, उससे तासुर ये फैट किया कि ठीक कर रहे थे रिपोर्ट्स।
अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कर रहा हूं कि इसमें ये कानूनी पहलू था जिसका हमें जाहिर है ये डैमेज हुआ पॉलिटिकली तौर पर, और जैसे आप कह रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि जी पता नहीं क्यों नहीं जाहिर करना चाहते, लेकिन आपने आज देख लिया सबने कि ये आ गई और इसमें कहीं भी हमारी लीडरशिप का जिक्र नहीं है। और एक और बात जिसका मैं शुक्र अदा करना चाह रहा था वो ये है कि इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ जो सिंध पुलिस के अफसरान की इसमें सिग्नेचर्स है या वो JIT में थे, इसमें हमारे बड़े मोतबर इदारे जिनका बड़ा बाएतमाद इदारे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के इदारों के भी इस पे सिग्नेचर है उनके। जी मैं बिल्कुल उनके एक साइन है। शाह साहब मेरे साथ रहिए ना, शाह साहब मेरे साथ रहें। साथ इसलिए नहीं रह सकता, एक मिनट मुझे, इसलिए कि मैं सर ये विजिट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ आपकी वजह से आ गया प्रोग्राम। वो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं चाह रहा था कि हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी आप सुन लें। सर वो उनका मौक़िफ़ जो है सारे झूठ, वो देख लिया अली जैदी साहब ने जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इस पे आप चेक करवा लें कि ये जो सिग्नेचर्स हैं ये अगर दीगर इदारों के लोगों के भी हैं, ना सिर्फ ये कि आखिरी पेज पे बल्कि हर पेज पे अगर उन इदारों के जिसमें ISI और दीगर बड़े हमारे इदारे हैं जिनके नुमाइंदे और सीनियर लोग जो उसमें शामिल थे, तो फिर तो हमारी ये जो आज ये रिपोर्ट है सही है। इनके पास कहां से ये झूठी रिपोर्ट आई? अच्छा, मुझे मेरे दोस्त है शहबाज गिल, एक मिनट सर मेरे मेहरबान है, तो सुन लें। नहीं मौक़िफ़ सर आप सुनिएगा और लोग सुने। मैं सिर्फ ये इनसे कहता हूँ कि ये अली जैदी से पूछे कि ये जो फौज दिखा रहे थे JIT, जो ये लहरा लहरा के असेंबली में दिखा रहे थे और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और उसका तो जाहिर है आगे होगा जो भी कानूनी चाराजोई होगी जरूर करेंगे, चोराजोई करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे सर। इस तरह ऐसे इल्जामात पर, ऐसे झूठ बोलने पर, और इनको मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इस तरह की बदतमीजी इस्तेमाल नहीं करता अल्फाज जो मुझे करने चाहिए आज जिस तरह का इनका रवैया था। लेकिन चलें ये आप पे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं सर ये विजिट कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बिल्कुल हाजिर। बहुत शुक्रिया, मैं आपके बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। मैंने बहुत कोशिश की कि आपका मौक़िफ़ भी ले लें नासिर शाह साहब और उसको रिस्पॉन्ड भी कर दें, लेकिन फिर अली जैदी साहब तो झूठे साबित हो गए। उन्होंने तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। वो रिपोर्ट्स लहराते रहे, उसमें कहते रहे यहाँ पे आसिफ अली जरदारी का भी नाम है, उज़ैर बलोच के हवाले से। अब क्या, यानी इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोईद। देखिए, पहली बात तो ये है कि अली जैदी इस JIT को और इस सारे इशू को बहुत देर से फॉलो अप कर रहे हैं, आपको पता है। उन्होंने एक वकील भी कर रखा था, वो ख़ुद भी इस पर बड़ी महारत रखते हैं, इसलिए कि वो पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये अवाम के सामने इसके हक़ाइक़ आएँ। आपने ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि ये JITs का पाकिस्तान के अंदर यही कल्चर था, और कई दफ़ा कल्चर ऐसे नॉर्म्स बन जाते हैं कि आप जब उन नॉर्म से हटके चीज़ कुछ करते हैं वो नॉर्म्स गलत भी बन जाते हैं, लेकिन जब आप उन नॉर्म्स से हटके कोई बात करते हैं तो आपको लगता है कि आपने उन नॉर्म्स को, या जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी कर दी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं उसकी वजह क्या होती है कि बड़ों ने कह दिया घर को ने, तो बच्चों ने अब बात माननी है, बच्ची ने बात माननी है, जहाँ कह दिया शादी कर दो। तो अब वो एक नॉर्म बन गया हुआ है, जो बच्चा उससे मना करेगा वो आपके लिए, मेरे लिए एकेडमिकली तो वो ठीक कर रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी या अंडर एज शादी नहीं हो रही उसकी, लेकिन उस पैरामीटर्स में जहाँ पे वो रहते हैं, उस मोहल्ले में, उस गली में, उन नॉर्म्स को वो बच्चा तोड़ रहा है, वो बुरा बन रहा है वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने ऐसा नॉर्म सेट कर दिया हुआ है। लेकिन इसका फिर क्या जवाब? लहराते रहे, वो कह रहे कि वो कागज कहाँ से आए ना, सवाल तो जी जब मैं बताता हूँ जब PIA की रिपोर्ट आई तो सबने कहा जी ये तो बताने नहीं चाहिए था लोगों को, 100 बंदे मर गए कराची में, ठीक है, जुनैद जमशेद साहब वाला अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो भी हादसा हो गया था, लेकिन आपने PIA जो है ना वो बंद करवा दी। 2014 में भी बंद हुई थी, कंटिन्यूसली इसके ऊपर हमारे प्रॉब्लम थे सेफ्टी के, लेकिन आपको ये सच लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए था। तो ये रस्म बन गई हुई है हमारे मुल्क में कि झूठ बोलो। उसी रस्म को पीपल्स पार्टी ने दोहराया। कल अली जैदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वो तमाम जो असल JIT थी, जो कुछ अमिट किया गया, जो कुछ बदलने की कोशिश की गई, वो तमाम चीजें कल अवाम के सामने रखेंगे। आज क्योंकि इन्होंने बहुत लेट, इनको पता था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये सुबह ही डिसाइड हो गया था कि जैसे ही ये JIT देंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी और इनको इस बात का पता चल गया था। ये सुबह 10:30 हमारा डिसाइड हो गया था। 10:30 जरा इसमें आने दीजिए मजहर अब्बास साहब को आने दीजिए। डॉक्टर इन्होंने जानबूझ के 7 बजे के करीब JIT दी। आपका बड़ा भरपूर मौक़िफ़ आ गया, तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को बताएंगे कि इतनी देर तक JIT क्यों छुपाई रखी है अवाम से। हमारी हुकूमत तो इधर JIT करती है, उधर अवाम के सामने ले आती है। मजहर अब्बास साहब भी मेरे साथ, और मामला हम तो सालों साल नहीं रोकते JIT को। मजहर अब्बास साहब, आप कराची में हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साहब, अपने आप को कहते नहीं है लेकिन आप खासी खबर रखते हैं मामलात की। ये क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इतने उज़र दिए और इतनी उन्होंने कोशिश की? अब नासिर शाह साहब कह रहे हैं सिर्फ कानूनी वजूहात थी, लेकिन तो अली जैदी को तो बाकायदा कंटेम्प्ट की पिटिशन ले जानी पड़ी है और 3 साल से वो कोशिश करते रहे हैं, 2017, 18, 19, 20। क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना शदीद खौफ था कि ये JIT रिपोर्ट्स जो हैं सामने ना आए? शुक्रिया मोहित। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि उज़ैर बलोच पिछले 10 महीने से मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास थे और सिंध गवर्नमेंट की और सिंध के तमाम फाइल्स उज़ैर बलोच की उनको दे दी गई थी। ये मेरा जो इस वक्त पोजीशन है। मेरे ख्याल में जो अली जैदी साहब जिस रिपोर्ट को लहरा रहे हैं उसको उन्हें दोबारा देखना चाहिए। वो JIT नहीं, वो उज़ैर बलोच का बयान हलफी है। मैंने अली जैदी साहब के पास जो पेपर थे मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैंने उज़ैर बलोच का 164 का स्टेटमेंट पढ़ा है। लेकिन आपने शहबाज गिल को सुना कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, वो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उनका राइट है। मैं तो शहबाज गिल साहब, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉडल टाउन और साहिवाल वाले वाक़यात में क्या प्रोग्रेस हुई है उसका भी ज़रा बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं उज़ैर बलोच के हवाले से बता रहा हूँ। देखिए, उज़ैर बलोच की JIT, शहबाज गिल साहब ये नोट कर लें, मोईद उज़ैर बलोच की और इवन अदरवाइज JIT की कोई कानूनी हैसियत तो होती नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है, बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट आपने जारी कर दी। बल्दिया फैक्ट्री में ऑलरेडी केस तकरीबन कंक्लूड हो चुका है और उसका फैसला आना बाकी है। उसमें क्लोजिंग आर्गूमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हैं। उज़ैर बलोच का कि JIT आए या कन्फेशनल स्टेटमेंट आए, ये हार्ड फैक्ट्स हैं कि पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब होम मिनिस्टर थे उसके तहत उज़ैर बलोच को बहुत पब्लिकली ऑन किया, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद पीपल्स पार्टी को लियारी में हुआ सियासी तौर पे। और जो पब्लिकली जिस उनके अपने MNA ने, लियारी के नबील कबोल ने इस चीज़ को अपोज किया। और कल एक प्रोग्राम में शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ थी, उन्होंने ये बताया कि एक स्पेशल कैबिनेट। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन जो फैक्ट आप रख रहे हैं हमारे सामने, इसको जोड़े भी ना, इस नुक्ते को। नहीं, इस नुक्ते को जोड़े ना, मतलब उज़ैर बलोच, तो ये साबित होता है कुछ छुपाने को है। सर, उज़ैर बलोच के केसेस अदालतों में हैं। उज़ैर बलोच को एक केस में सज़ा हो चुकी है मिलिट्री अथॉरिटीज से, लेकिन उज़ैर बलोच को जब ट्रांसफ़र किया गया तो लियारी में एक खौफ दोबारा पैदा हो गया। उज़ैर बलोच सियासी और रियासती तरबियत में सरपरस्ती में पलता रहा है। सिर्फ उज़ैर ही नहीं, लियारी गैंग में चाहे वो अरशद पप्पू हों या उससे पहले रहमान डकैत हों, लियारी गैंग्स की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लियारी गैंग को वक्तन फ़क्तन पीपल्स अमन कमेटी हो, पीपल्स अमन कमेटी ख़ास तौर पे तो पीपल्स पार्टी के अपने दौर में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी बुनियाद पे उज़ैर बलोच की प्रोटेक्शन उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी और बाद में उसको वो चाहते भी थे इसको सज़ा हो जाए। मेरे साथ रहे, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे मज़र बड़ा अफसोस है कि आपको एक ऐसे शहर में और एक ऐसे हालात में गुज़श्ता 15-20 बरस से रहना पड़ा है और उस पर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रा सईद काजी साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। सईद काजी साहब, आपने अब 3 लोगों को सुन लिया। आपने नासिर हुसैन शाह साहब को सुन लिया, शहबाज गिल साहब को सुन लिया, मज़हर अब्बास साहब को सुन लिया और बड़े तहम्मुल से, बड़ी पेशेंस से आपने सुना। आपको क्या समझ आई है ये सब कुछ सुन के? पहली बात तो मुझे ये समझ आई है कि उज़ैर बलोच जो है, अगर हम नजरिए एतबार से देखें तो ये भी एक केस है जहां पे एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स को आहिस्ता आहिस्ता गुंडों से तब्दील किया गया। एक तो बात ये है।
और ये तकरीबन हमारी तमाम बेशतर पार्टियां कह लें उनमें ये अमल हमें नज़र आता है। मगर मुझे एक बात की बड़ी हैरत होती है, और वो हैरत ये होती है कि जो उज़ैर बलोच है, अगर मैं ये मान लूँ ये ठीक रिपोर्ट आ रही है, वैसे वो 164 का बयान मैंने देखा है, वो कल आ जाएगा, वो ज़्यादा अहमियत का अमल है, वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसमें साइन भी सबके हुए हैं। मगर मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये मुझे समझ नहीं आती कि ये 500 बंदे भेजता है और क्लिफ्टन में और या किसी जगह पे अहम प्रॉपर्टीज खाली करवाता है, पुलिस के लोगों की ट्रांसफर करवा देता है, यानी और उसके बावजूद जो हुकूमत वक्त है उसको पता ही नहीं चलता। जहां पे जो है वो आबिद बाक्सर साहब जो उनके तई एक मुबैना तौर पर जो स्पेशलिस्ट हैं इसके एनकाउंटर के, मगर चीफ मिनिस्टर को कुछ पता नहीं है उनका, यानी वे एक रियासत के अंदर शायद रियासत बनी हुई है, मुमकिन है ठीक हो, उस पर बड़े फाजिल लोगों के साइंस भी होंगे, मगर मुझे यह बताएं कि अब अक्ल सलीम ये कैसे कबूल कर ले कि एक आदमी ने लियारी में एक रियासत बना रखी है, और क्या उसने जिस तरह मुगलों के दौर में होता था कि आजादी का ऐलान कर दिया है, कि आजादी की जिस तरह शोरशें बर्पा हो जाती थी अकबर के दौर में या दीगर अदवार में, यह मुल्क था? नहीं। बात क्या है? बात यह है कि यहां जराइम पेशा अनासर को अमली तौर पर दाखिल किया गया, पार्टियां लिमिटेड कंपनियां बन गई, नजरियात को जो है उनके मजार बना के रख दिए गए और नजरियात के मुजावर बन गए ये, और इन्होंने मनशे बमों के जरिए और वारदात की और माल का ढेर लगा दिया। और आज यही वजह है कि हम देखते हैं कि इधर किसी को हाथ पड़ता है तो माइनस वन शुरू हो जाता है। ये है वारदात। और बेसिकली देखें, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये शायद आपको अनरिलेटेड लगे, अनरिलेटेड नहीं है। खान साहब जब किसी एक ब्लैक जो सेक्टर है ब्लैकिए को हाथ डालते हैं तो उन्हें पता लगता है ये ब्लैकिया नहीं, उनके तख्त का एक पाया है, अगर 2 पाए गिरे तो मैं भी गिर जाऊंगा। ये हुआ है यहाँ पे ग्रेजुअली जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है वतन अजीज में, जो हमें 80s 85 के बाद ज़िया-उल-हक के बाद ये प्रोसेस नजर आता है। आज सारा गंद उसका है। हु वुड क्लीन इट नाउ? और ये भी मुझे जो आए हैं इनसे भी मुझे क्लीन होता नजर नहीं आता, क्योंकि जिस किस्म के इनके ये जो कल जिस तरह उन्होंने बयान दे दिया कि जी हमने बंदे PTDC के निकाल दिए क्योंकि 360 बंदों को निकाल के हम लाख बंदों को नौकरियां दें, तो हम तो लुट रहे हैं। उनके हाथों, जराइम पेशा लोगों के हाथों, इनके 2 नंबर जो इकोनॉमिक सिस्टम है डिजाइन जिन पे ये बिलीव करते हैं उसके हाथों। तो ये हुआ बेसिकली। अच्छा आपने सिस्टम को डिफाइन कर दिया। सईद काजी साहब मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बहुत ही उन्होंने कहा कि कैसे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है और का गढ़ रहा है 20 बरस कम अज़ कम, अगर 30 बरस नहीं, इस पर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूँ मज़हर अब्बास साहब की तरफ, उसके बाद मैं आऊँगा जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ, और वो अगर कूदना भी चाहें दरमियान में। मज़हर अब्बास साहब, ये किस किस्म की जो सईद काजी साहब जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे समझें कि मैं तो डरता रहूं कि मेरे मुंह से कोई अल्फाज गलत ना निकल जाएं, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। मैं तो डरता रहूं कि मेरे प्रोग्राम में मज़हर अब्बास या सईद काजी को ऐसी बात ना कर दें कि अदालत का एहतराम जो है ये कानून के ख़िलाफ़ हम कोई बात ना कर बैठें। कहीं कोई मैं या मेरा कोई गेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात ना कर बैठे। कहीं मैं ये ना कह बैठूँ कि मंदिर बनना चाहिए इस्लामाबाद में तो इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो जाए। मैं किसी और चीज़ की बात ना करूँ और इस मुल्क में और इसकी सियासत में धिजियाँ उड़ा दी जाएँ कानून की, मज़हब की, इंसानियत की, और मज़हब का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो एहतराम आदमियत है। और यहाँ पर एक सियासी जमात हो आपके शहर कराची में जिसके कारिंदे और जिसके गुंडे और जिसके गमाश्ते अपना रैंसम और अपना तावान लेने के लिए एक बिज़नेस फैक्ट्री में 250 लोगों को जला के भस्म कर दें, ताकि पूरे शहर के कराची के बिजनेसेस को कान हो जाए कि जो तावान ना देगा, जो भत्ता ना देगा, उसके साथ ये हशर होगा। और फिर डिसेंट जर्नलिस्ट और लीगल माइंडेड और वकील और सियासी लीडरान जो हैं वो उसी जमात को डिफेंड करें ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर आके। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की उस लीडरशिप को और उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों की, उनको डिफेंड करता रहे। मज़हर अब्बास साहब मुझे ये बताएं 2008 से लेकर 2014 के दरमियान कराची में क्या होता रहा? नहीं, आपने 2008 पे क्यों रुक गए? मैं तो 1986 से कहूँगा। 1986 देखिए, कराची में जुर्म, सियासत, पुलिस का मिलाप पिछले 35 साल से है। और आप हौस अली शाह जो उस वक्त वजीर आला थे 86 में, उनसे मालूम कर लें कि जब उन्होंने सोराब बोर्ड का ऑपरेशन किया था तो उसका रद्द अमल क्या हुआ था।
सोराब गोट में अफगान वॉर के बाद सोराब गोट में असला और मंशियात लाके डंप की जाती थी, शहर में तकसीम की जाती थी, असला तकसीम होता था। हम चाहे अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी उठा लें, हम हैदराबाद का मैसेकर उठा लें, हम उसके रद्द-ए-अमल में कराची में कई सौ लोगों की कत्लेआम उठा लें, ये सारी चीज़ें होती रही। और इसके दरमियान क्या होता रहा मोईद? इसके दरमियान न सिर्फ ये कि रियासती इदारों के सरबराह उन लोगों से मिलते रहे, सियासी जमातों के सरबराह उन लोगों से मिलते रहे, हुकूमत के इत्तेहादी रहे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता रहा और मकसद बुनियादी तौर पे कराची में जो एक माशी हब था उसको मंशियात का हब बना दिया गया, उसको असलाह का हब बना दिया गया, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि कराची तारीख़ी तौर पे अपोजिशन का शहर रहा, कराची तारीख़ी तौर पे आज तक किसी ने ओन नहीं किया, लिहाजा कराची की बर्बादी जो हुई है वो कराची के हाथों भी हुई, बैरूनी हाथों भी हुई, सियासी क़यादत के हाथों भी हुई, जो उस वक्त की फ़ौजी क़यादतें हैं उनके हाथों भी हुई। तो कराची को इज्तिमाई तौर पे तबाह किया गया है। इसको किसी एक को आप एक उसको आप उज़ैर बलोच को उठा लें, लियारी गैंग की तारीख़ उठा लें, 5 थानों की तारीख़ है लियारी गैंग की। तो लियारी गैंग की तारीख़ 5 थानों की तारीख़ है। काला नाग से उठा लें, रहमान डकैत से उज़ैर बलोच तक। MQM उठा लें, MQM की मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए 92 का ऑपरेशन किया। आपने एक मुजरिमों को ख़त्म करने के लिए दूसरे मुजरिमों को जो है की सरपरस्ती शुरू कर दी, एक ग्रुप को ख़त्म करने के लिए दूसरे ग्रुप को सरपरस्त बना दिया। उसको तो हमारे यहाँ जुर्म को ख़त्म नहीं किया गया, हमारे यहाँ मुजरिमों को ख़त्म नहीं किया गया, उनको इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। एक मुजफ्फर हुसैन शाह चीफ मिनिस्टर बने, ना उनके पास MQM की सपोर्ट थी ना पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी, यानी 2 मेजॉरिटी पार्टीज सिंध असेंबली में थी, लेकिन वजीर आला जो थे वो रहे। तो ये कोई एक बहुत छोटा सा मामला नहीं है, ये बड़ा डीप रूटेड मामला है। ये स्टार्टेड फ्रॉम 1978 जब पहला सेक्टेरियन राइट कराची में हुआ, ठीक है, उससे उठा ले और 86 तक मेरे साथ रहे कि बहुत ही डीप रूटेड मामला है। अब सवाल यह है कि क्या ये मामला जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया है? डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप ऐसे भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी पार्टी के साथ भी MQM का एक धड़े की सपोर्ट से आपने हुकूमत बनाई हुई है। क्या आपकी पार्टी ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी पूरी जो है वो जानकारी कर ली है, उन्होंने समझ लिया इस चीज़ को? क्या इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ले चुके हैं या पूरा एक एनालिसिस कर चुके हैं कि जिस धड़े के साथ आप बैठे हैं ये धड़ा उन तमाम जुराइम में शामिल नहीं? मोईद, 3-4 बातें ज़रूरी हैं जिसका मैं जवाब दूंगा। पहले तो आपके जो ये सवाल है जो आखिरी आपने पूछा, इसका जवाब ज़रूरी पहले देता हूं, और उसके बाद एक एकेडमिक डिस्कशन जो मैं, आप और मज़हर अब्बास साहब कर रहे हैं उस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि MQM का एक धड़ा जो लंदन में बैठा है और जो लोग उनके शायद अभी भी यहाँ से करीब हों, उसका जो मौजूदा MQM जो है वो डिसोन कर चुकी है। और ये वो लोग थे जो कदरे उनमें डिफरेंट सोच रखने वाले थे और उस टाइम भी कोशिश करते थे कि किस तरीके से कंबल से जान छुड़वाएं जो उनकी जान नहीं छुटती। और पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसीज़ में आपने ऐसे लोग जो चांस लेना चाहते हो कौमी धारे में आने का, आप उन्हें चांस लेने देते हैं। तो जिन लोगों के साथ हमारा इल्हाक है ये वो MQM नहीं है, और ये आपको भी पता है, मज़हर अब्बास साहब को पता है, ये वो तमाम लोग थे जो उस सारे ग्रोह से तंग थे जो वो बहुत कुछ कर रहा था। तो इन्हीं लोगों ने जो आज हमारे साथ हुकूमत में, इन्हीं लोगों ने उनसे अपने आप को डिसोसिएट किया, डिस्टेंस किया। ये और वो ग्रुप तो अलग अलग ग्रुप है, ये आपको पता है। हम उस ग्रुप के अगेंस्ट थे, हाँ, लेकिन बदकिस्मती से उस ग्रुप के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्हाक करके हुकूमत में रही। तो जवाब उन्होंने देना, हमने नहीं देना, क्योंकि हम एक डिफरेंट ग्रुप जो कि उनमें विक्टिम था उसके साथ हम आज हैं।
दूसरी बात मैं करूंगा जब उज़ैर बलोच की, तो ये इसके ऊपर क्या डिस्कशन करनी, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। 2011 शायद था, रमज़ान के आखिरी दिन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 26-27 रमज़ान होगा, जब रेंजर्स ने पहला ऑपरेशन किया था। और उसके बाद आपको याद होगी वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की, जो कुरान हाथ में लेके उन्होंने की थी। आपको वो तमाम चीज़ें याद हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो 2012 में लिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये क्लियरली आ गया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल नेक्सस है वहाँ पर इस सारे जराइम पेशा लोगों की। तो ये उनका अपना बंदा था, अपना तैयार किया हुआ था। 2013 में हल्फ लेने के बाद वजारत आला का सीधा सारे लोग उज़ैर बलोच के घर गए थे खाने के बाद, खाने के ऊपर, और 1-1 लाख जो है वो लाइसेंस इशू कर दिए गए असले के। क्या आर्मी बना रहे थे कराची में, लांचो मुराई ने लांचों में अरबों रुपए जो है वो ट्रांसफर किए, वो पकड़े भी गए। आपको पता है सारी बातों का। तो ये तो एक ऐसी बात है कि इसको सूरज के आगे चिराग करने वाली बात है। आप इन चीज़ों पे पीपल्स पार्टी को डिफेंड करें या ना करें, अब किसी में हिम्मत हो डिटाई की तो उसका तो कुछ भी किया जा सकता है। अब यहाँ रुकिएगा, अब मैं अगली बात करने लगा हूँ एकेडमिक, जिसका गुस्सा आपने भी करना है और मजहर अब्बास साहब ने भी करना है। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं आपका कितना एहतराम करता हूं। मजहर साहब से मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। इसी तरह से मैं मजहर साहब का भी करता हूं, क्योंकि वो भी एक चोटी के हमारे जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक हैं। लेकिन एकेडमिकली आप लोगों से डिफर करता हूं। ये वो अजाब है जो मैं, आप, मजहर अब्बास, हमारे जैसे लोग इस कौम के ऊपर नाफिज करते हैं। एक ही सांस में आप उज़ैर बलोच को कंपेयर कर दिया आपने साहिवाल के साथ। साहिवाल थाने में किसी ने कोई गुंडा पाला हुआ था? मजहर अब्बास भाई से 1-2 दफ़ा गलत ट्वीट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका और मेरा काम ट्वीट करना है। और एक सिपाही या एक ऐसा अहलकार जिसने टेररिस्ट के माथे पे गोली मारनी है, उसके वो जिस तरह हम ट्वीट गलती करते हैं उस तरह उससे गोली गलती से निकल सकती है। मुझे पता है आपको मेरी एनोलॉजी से प्रॉब्लम होगी, आप कहेंगे भाई कहां पर ट्वीट और कहां पर गोली। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उसका काम गोली है, या उसने गोली खानी है या उसने गोली मारनी है। जैसे आपसे और मेरे से गलत ट्वीट निकल जाता है, इस पे मजहर अब्बास का क्विक रिस्पांस ले लें, बिकॉज़ मैं सईद कालिद साहब को भी ब्रेक से पहले लाना चाह रहा हूं। पहले बात सुन लीजिएगा, ये ना कीजिए। लेकिन इसका जवाब मजहर अब्बास साहब, डॉक्टर शहबाज गिल हैज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। मुझे कंप्लीट करने दें। नहीं, सईद काजी को भी मुझे लेना है। सर रुक जाए, उसके बाद टाइम ना दें। मजहर अब्बास साहब, मुझे शहबाज गिल हैज अ स्ट्रांग पॉइंट। शहबाज गिल हैज अ स्ट्रांग पॉइंट कि साहिवाल में और उज़ैर गिल में किसी किस्म की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मोईद एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं उसके बाद बारी ना दीजिएगा, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक सेकंड सिर्फ लूंगा। देखिए, बात यह है कि यह है इस मुल्क का अजाब, जब हम उज़ैर बलोच को, और एक जिसमें एट बेस्ट, मैं क्योंकि साहिवाल के इंसिडेंट में सारी चीजों में शामिल था, एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहा था और उसमें गलती हो गई। बिल्कुल गलती हो जाती है, कोलैटरल डैमेज होता है, अच्छी बात नहीं। किसी मेरे घर वाले का होगा तो मुझे पता लगेगा कितना दुख होता है। लेकिन क्या ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं जस्ट पोल्यूट करने के लिए, ताकि डिबेट ना हो सके? सही कहा साहब। साहिवाल का जो वाकया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टू द बेस्ट ऑफ माय जजमेंट, जाहिर है मैं उसको फॉलो करता रहा हूं, वो एक डेथ स्क्वाड था, वो एक स्टेट एजेंसी का डेथ स्क्वाड था, जिससे ब्लंडरस इंफॉर्मेशन, ब्लंडर हुआ बहुत बड़ा। जैसे बरतानिया में एंटी टेरर स्क्वाड ने एक ब्राजीलियन को मार डाला था, मैं उस वक्त लंदन में मौजूद था। पुलिस समझ रही थी कि ये एक दहशतगर्द है। माहौल ये था कि ट्यूब स्टेशंस पे हमले हो चुके थे। उसके 15-20 दिन के बाद वो, यानी 7 जुलाई के विद इन 2 वीक्स, ब्राजीलियन जो है उसको पुलिस वालों ने ये समझा कि ये एक ट्यूब स्टेशन के अंदर जा रहा है और ये ट्यूब को उड़ा डालेगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसकी कॉम्पनसेशन वैसे बाद में ब्रिटिश पुलिस ने दी थी कोई 1-1.5-2 साल के बाद। तो साहिवाल उसी किस्म का एक ब्लंडर है, या आप समझते हैं कि साहिवाल की कोई और अहमियत है? देखें, पहली बात तो ये हमें वाज़ेह कर देनी चाहिए, मेरा बहुत शदीद इख्तलाफात हैं PTI और ख़ास तौर पर इसकी माशी पॉलिसियों से, मगर मुझे ये कहना पड़ता है कि अभी हम इसकी जो भी पार्टी की डेवलपमेंट हुई है, इसमें शायद अभी उज़ैर बलोच नहीं घुसे। हाँ, और बड़े आ गए हैं माशी तो हिटमैन हैं, वो एक अलग कहानी है। मगर हम ये बड़े सेफली कह सकते हैं कि कॉन्शियसली इमरान खान की सतह पे या पार्टी की टॉप लीडर की शिप की सतह पे कब्जे ग्रुप या कब्जे ग्रुपों को पैट्रोनाइज करना, ये हमने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं देखा। बहुत अफसोसनाक वाकया साहिवाल का था, ब्लंडर था या नहीं था, जुर्म था, उनको करारवाकी सजा मिलनी चाहिए थी। इसको हमें इक्वेट नहीं करना चाहिए। मगर इसके साथ हमें एक और बात भी करनी चाहिए। एक वाकया और भी हुआ था लाहौर में, जहां 14 बंदे मरे थे, जो है वो हमसे वादे किए गए थे कि जनाब इनको हम पकड़ेंगे। ये जो मुंह पे गोलियां मारी गई थी, उनका जो है, हम ये नहीं कहते। देखें, जुर्म जहां भी हो,
जिस नाम पर भी हो, जैसे भी हो, गलती से हो, कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, हमने एज अ जर्नलिस्ट हमारा हक है अब इस मुल्क के अवाम के लिए इंसाफ तलब करना। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बल्कि मैं चाहूंगा वजाहत अगर फरमा दें शहबाज गिल साहब कि कहां मामलात फंसे हुए हैं, क्या इतनी पावरफुल है यहां पे अभी तक जो मुस्लिम लीग नून है कि जो है वो बाहर भी निकल जाते हैं, उनकी गलत मेडिकल रिपोर्टें भी बन जाती हैं, और ये जो 14 कत्ल जो जिसके बारे में हमें पता है वो ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं और सुना है कि आजकल वो अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, तो क्यों हमें एक प्रोएक्टिव जो एग्जीक्यूटिव के लेवल पे काम हो सकता है, अदलिया आपके हाथ में नहीं है, फैसले आपके हाथ में नहीं है, मगर कम से कम एक साफ सुथरी तफ्तीश करवा के हमें बताया जाए वो 14 लोग किसने मारे थे, क्योंकि वो कांश आपने नहीं किया था, आपकी गवर्नमेंट से पहले हुआ था। हम देखें, हम इंसाफ की बात करेंगे, मगर इस पे आप व्हाई आर यू स्लीपिंग ओवर इट, ये हम जरूर कहेंगे। हाँ, मैं दोबारा कहूंगा कि अभी वो मकाम नहीं आया और अल्लाह करे कभी ना आए पीटीआई पर कि जहां ये जो है वो करे इन उज़ैर बलोच टाइप लोगों की को पैटर्नाइज करे सियासत में जिंदा रहने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमें जब हम ये इंडेक्स बनाते हैं तो हमें, और मैं ये समझता हूं मगर अब्बास साहब ने भी गलत बात नहीं की, मगर इसका मेरे ख्याल में इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्राइम की बात है, एक माफियोजी की बात है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात है जो हम कराची की कर रहे हैं। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, मगर यहां भी इंसाफ उसी तरह मिलना चाहिए जहां हर जगह मिलना चाहिए। जी मुहीद भाई, एक ब्रेक मुझे ले लीजिए। बहुत मानाखेज बात की सईद काजी साहब ने, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के हवाले से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये दावा किया, जिसका उन्वान है पीटीआई मिनिस्टर इनवाइट्स PMLN टू मूव नो ट्रस्ट मूव अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उसमें उन्होंने दावा ये किया कि एक फेडरल मिनिस्टर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने PMLN की लीडरशिप को कॉन्ट्रैक्ट किया है, शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, ख्वाजा आसिफ को भी, और उनको ये कहा है कि अगर PMLN प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाएगी तो पीटीआई का एक रेबल एडवांस धड़ा जो है वो PMLN की मदद करेगा। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है, इसमें कोई हकीकत है भी कि नहीं, इस पर बात करने के लिए राजा रियाज साहब जो ख़ुद भी बड़े नाराज़ हैं, MNA हैं, तहरीक इंसाफ से नाराज़ भी हैं, उनको मैंने इस वक्त लिया है, मेरे साथ हैं। राजा रियाज साहब, इस दावे में जो अंसार अब्बासी साहब ने किया, इसमें कोई हकीकत हो सकती है पीटीआई की रिफ्ट्स के हवाले से? जी मोहित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा कि मजहर अब्बास साहब बहुत ग्रेट आदमी हैं और सईद काजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप भी बहुत अच्छे ग्रेट आदमी हैं। मुझे गिला ये है कि आप इस तरह के अनइलेक्टेड लोगों को उठा लेते हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। जो शहबाज गिल साहब हैं, ये काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते, ये आप बिठा के। अच्छा, मैं सर इसका जवाब दूं। दुनिया के हर हुकूमत में, अमेरिका के अंदर इसे कहते हैं प्रेसिडेंट अपनी टीम लेके आता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और वो बहुत से लोगों को लेकर आता है जो एकेडमिक भी होते हैं, यूनिवर्सिटी से भी होते हैं, और ये प्रोसेस गुज़िश्ता 100 बरस से चल रहा है। तो ये कहीं स्टोन में और पाकिस्तान काउंसलर नहीं मुंतखब। सर ये तो आपकी ज़ाती ओपिनियन है, देखिए थोड़ा सा आप देख लें, पाकिस्तान में कौन सा प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर ऐसा रहा है गुज़िश्ता 70 बरस में जो एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स को, जिनको वो समझते हैं, ये आर्गुमेंट की बेसिस तो एक ओपिनियन हो सकती है जिन्होंने इमरान खान को तबाह कर दिया। ठीक, लेकिन ठीक है, आपकी पर्सनल ये ओपिनियन। वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को। राज साहब, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन यकीनी तौर पे हो सकती है, लेकिन सवाल ये है भी नहीं है। ये तो अब आपने एक तरह से एक अटैक कर दिया ना दूसरे शख्स पे। जो असल क्वेश्चन है, 8 मिनट थे मेरे पास, उसमें से 2 मिनट इसमें। असल क्वेश्चन तो ये, क्या आपको तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म की कोई दरारें नजर आ रही हैं, रिफ्ट्स हैं कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जस्टिफाइड हो सके जो आज छपी है? मैं आपका उसको जवाब देता हूं। हम इमरान खान के साथ हैं, वो हमारा लीडर है, हमारा वोट उसके लिए है। पहली बात ये लिख लें। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं इस तरह के लोगों की वजह से, और ये लोग वो हैं जिन्होंने तरीके इंसाफ को तबाह किया है। ये लोग वो हैं जो तरीके इंसाफ के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, और ये लोग हैं जिनको ना कोई तजर्बा है, ना कोई इनके पास, ये सिर्फ एक इमरान खान के चमचे हैं, और चमचों की वजह से हुकूमत कभी नहीं चलती। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। और
अच्छा, नहीं इस वजह से नहीं तो आर्गुमेंट नहीं एक सेकंड, आर्गुमेंट आपका ये है कि चूंकि अनइलेक्टेड लोगों को पोजीशंस दी गई हैं तो इसलिए पार्टी में बगावत हो जाएगी, ये आपका आर्गुमेंट है? नहीं, बगावत नहीं होगी। हम इमरान खान के साथ, वोट हमारा, देखे हम उसके टिकट पे जीत के आए, हम उसके साथ, लेकिन इन लोगों ने तबाही की तरफ ले गए हैं, इन्होंने सही गाइड नहीं किया। ये सिर्फ एक चमचा ग्रुप जो है उन्होंने कब्जा कर, देखिए ना, मैं नहीं चाह रहा कि हम इसको पर्सनल बैटल में कन्वर्ट कर दें। शहबाज गिल साहब, इसमें कोई हकीकत नजर आती है? अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है, पीटीआई मिनिस्टर इनवाइट्स पीएमएलएन टू मूव नो ट्रस्ट मूव अगेंस्ट पीएम इमरान खान, कोई इसकी ऐसी खतरा ऐसा है इस वक्त? इसमें मुझे आपने ऐसा तज्जिया राजा साहब से लिया, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही, लेकिन चले, अब आपने ले लिया राजा साहब से तज्जिया तो क्या किया जाता है। इसमें इतनी की हकीकत है जो आपने राजा साहब से बात पूछी है, इसमें मेरा कल किसी ने मुंह का मजा लिया है। अच्छा, इसमें राजा साहब ने जो है ना वो जैसे तज्जिया किया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप नहीं आपकी ठीक है राय साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। मुझे अपने गांव से काउंसिल भी नहीं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आप राय साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं तो पहले कहा है आप एक चमचागिरी करके, नहीं आप बिल्कुल, आप चमचागिरी करके, अब मैं बात कर लूं, इस स्टेज पे पहुंचे और हम लोगों को, अब मैं बात कर लूं, आप पहले मेरी सुन ले। आप हमें राज साहब देखिए, वो तो बहुत ही खंदा पेशानी से आपकी बात से एग्री भी कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं, उनको करने मुझे असल में वो दिन याद है, मुझे असल में वो दिन याद है जब ये सोफे में खान साहब के पांव के नीचे बैठे हुए थे टिकट लेने के लिए बनी गाला में, और मैं वहां सोफे पे बैठा हुआ था, मुझे वो वक्त याद है। लेकिन आप हमारी पार्टी के मोअज़्ज़ज़ रुकन बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता ना, ये झूठ बोल रहा है। मैं वहां बैठे, लेकिन छोड़े इस बात बैठा था। अच्छा राय साहब छोड़े इस बात को, छोड़ दें, नहीं करते हैं, ये सारा झूठ बोल रहा है। नहीं मैं मौजूद था राय साहब, आपको याद नहीं है मैं मौजूद था, वो आपका दिन ऐसा था ना, आपको नजर नहीं आ रहा था, मुझे आ रहा था। अच्छा चलें, आपके साथ तो मैंने मोहित साहब इनके साथ राजा साहब के साथ लड़ाई करने के लिए तो मैं प्रोग्राम पे नहीं आया, ना ही मेरा ये पर्पज है, क्योंकि ये हमारी पार्टी के एमएनए हैं, इनके साथ हम वहां पे बात कर लेंगे जहां पे जो फोरम है हमारा बात करने का। तो राजा साहब को अगर कोई तकलीफ है अनइलेक्टेड बंदों की, तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़नी है। हम तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड हैं, एक तरफ उनको लीडर मानते हैं, अनइलेक्टेड के अलावा आप रिफ्ट के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? मेरी मजहर अब्बास साहब और सईद काजी साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इन लोगों को क्यों फोन पे लेते हैं, और आप कमाल बात कर रहे हैं आप ऐसे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और उनको अथॉरिटी दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीडिया जो है जाहिर है उस हिसाब से चलेगा। सईद काजी साहब, योर क्विक कमेंट। मजहर अब्बास, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसी सिचुएशन में चाहिए था आपको क्या कोई ऐसी सीरियसनेस नजर आ रही है कि अंसार अब्बासी साहब की? मोहित, पहली चीज ये कि जो स्टोरी है वो तो आपके में नजर आती है, लेकिन जहां तक तब्दीली लाने वाले लोग हैं, जब वो तब्दीली लाना चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे राजा साहब इससे बात बननी नहीं है, जो मर्जी कर लें। बहरहाल ये लड़ाई जो है ये आप सईद काजी साहब, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जो है पीटीआई की रिफ्ट के, देखिए इससे ज्यादा -1 वाली एक बहस है ना। अच्छा, ये बड़ी बेमानी बहस है। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे बताया जा रहा है कि मेरा वक्त वो बिल्कुल खत्म हो गया। जो है ये सारी बहस आपने देखी, इसमें एक नया इशू भी उठा है। अंसार अब्बासी साहब की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन कोई उसको सपोर्ट नहीं करता नजर आता, उसमें कोई हमें बहुत ज्यादा जान नजर नहीं आ रही स्टोरी में। वक्त हमारा खत्म हुआ नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।